प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां की स्थानीय भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने यहाँ के संदर्भ में तमाम बातें कही, पर सबसे ज्यादा बात उन्होंने उस विषय के संदर्भ में कही जो पिछले एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ में सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है राजनांदगांव। कभी डॉक्टर रमन सिंह यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, कभी मोतीलाल वोरा यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, पर अभी ये सीट इसलिए सुर्खियों में है कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। भूपेश बघेल नामांकन भर रहे थे, उनके नामांकन में समर्थन देने के लिए वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचे। चरणदास महंत बहुत कुछ बोले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोले कि मोदी जी को रोकने के लिए भूपेश बघेल जैसे आदमी का होना जरूरी है। मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए, लाठी थामने वाला आदमी चाहिए, वो आदमी भूपेश बघेल है, इसलिए भूपेश बघेल को जिताना चाहिए। अब मोदी जी का सर फोड़ने को विषय बना लिया भाजपा ने अपनी तरफ से बयानबाजी करके इसे सुर्खियों में लाया। और कल जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने इस विषय पर एक भावुक उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा, मैं गरीब का बेटा, सिर ऊंचा कर कर चलता हूं, इसलिए मेरे सिर फोड़ने की बात ये कांग्रेसी कर रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई चरणदास महंत के बयान ने मोदी जी और भाजपा के लिए अनुकूल माहौल तो नहीं कर दिया है। मोदी हार करती है तब उस गेंद को वापस कांग्रेस की ओर ही लौटा देते हैं नरेंद्र मोदी। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? सवाल है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान हैं। हमारा आज का विषय है वोट की होड़, सियासत सिर्फ वोट। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान में राधिका खेड़ा हैं। राधिका खेड़ा मुखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ नीलकंठ टेकाम है, भाजपा के नए नेता, नए विधायक हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं। और इन दोनों के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत को जानने, समझने, बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी भी साथ हैं। चर्चा की शुरुआत राधिका खेड़ा जी से करेंगे, पर इससे पहले दो बयानों पर दृष्टि डालेंगे, एक चरणदास महंत की और दूसरे नरेंद्र मोदी की। लाइसेंस दिया था, अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तो राधिका जी क्या कहती हैं आप? दो विषय जानने के हैं। एक तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को हटाना वो आपके बस की बात नहीं है, और चूंकि उन्हें हटा पाना आपके बस की बात नहीं है प्रधानमंत्री पद से, तो अब उनका सिर फोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, इसलिए भूपेश बघेल को दिल्ली पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब जैसा आप भी बहुत भली भांति जानते हैं, आप यहाँ पे बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे जो नेता हैं वो कबीरपंथी हैं। महंत जी, उनका सिंपल सी बात है, जो कबीरपंथी होते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और उन्होंने जो ये बात कही, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में जैसे मुहावरा होता है। अब बड़े बड़े मुहावरे हैं जिनको हम पढ़ते आए हैं बचपन से, जैसे होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब किसी ने बंदर को अदरक तो खिलाई नहीं थी कभी कि पूछा जाए कि क्या अदरक का स्वाद क्या होता है। उसी तरीके से एक यहाँ की जो भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा में जिस तरीके से बोला जाता है, उन्होंने लोकल भाषा, लोकल डायलेक्ट में वो बात कही। और उसके तुरंत बाद ही जब बात का इशू भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश करी, तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी करा और कहा कि मैं माफी मांगता हूं अगर किसी को ऐसा लगा हो कि मेरे शब्दों से भावनाएं आहत हुई हो, लेकिन मैं एक हमारी ही लोकोक्ति बोल रहा था, और जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आम भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब मोदी जी की जहां तक बात है, देखिए उनकी तो आदत है, वो जहां जाते हैं वो जुमलेबाजी करके आते हैं, और हमने वही बस्तर में देखा। पूरा बस्तर इंतजार कर रहा था कि मोदी जी आए हैं तो वो नगरनार पे बोलेंगे, वहां पे बोल के जाएंगे कि नगरनार प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। नगरनार प्लांट में वहां के
स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। इंतजार कर रहा था बस्तर की हसदेव के ऊपर चर्चा होगी, इंतजार कर रहा था बस्तर की 32% आरक्षण के बिल पे जो 2 राज्यपाल आके जा चुके हैं, लेकिन आरक्षण बिल वहीं पड़ा हुआ है, उस पे कुछ बोल के जाएंगे, कुछ वादा करके जाएंगे। या मोदी जी ये बता के जाएंगे कि 500 रुपए का सिलेंडर देने का जो वादा किया था, क्या आपके घर में 500 रुपए का सिलेंडर आया अभी तक? मैं आपके दर्शकों से भी जानना चाहूंगी कि शायद कोई बता दे हमें सोशल मीडिया पे टैग करके कि किसके घर में 500 रुपए का सिलेंडर आया। और इतने बड़े बड़े वादे, और ये भी इंतजार कर रही थी छत्तीसगढ़ की जनता की, जब छत्तीसगढ़ की सरजमीन पे आए हैं तो जो आज उन्होंने कल अपने भाषण में मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये राम जी का ननिहाल है, कौशल्या माता का मायका है। तो कौशल्या माता के मायके से, राम जी के ननिहाल से अभी तक इतना सौतेला व्यवहार क्यों? 40 से 50 हजार करोड़ अभी भी छत्तीसगढ़ का देना है। हम तो 5 साल से लगातार कहते आ रहे थे, अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं कह के गए और ना देकर गए। इंतजार था। पर ये सारी बातें मैंने इसलिए गिनवाई हिमांशु जी, क्योंकि मोदी जी इन सबसे भाग रहे थे। तो वो भागना चाहते थे, उनको बस्तर की जनता से कोई मतलब नहीं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरे लिए ऐसा कर दिया। बाकी चीजों पे म से मोदी जी म से मौन हो जाते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो म से मेरे को ऐसा कह मेरे को हो जाता है। पर राधिका जी, मेरे सवाल को आपने जो है ना स्पर्श करना नहीं चाहा, आपने अपनी सारी बात कह दी जो कांग्रेस के एजेंडे में। मेरे सवाल 2 थे आपसे। एक तो आपने हमें ये समझाना चाहा कि देखो चरणदास महंत ने जो बोला था ना, वो स्थानीय भाषा लोकोक्ति के तहत बोला था। तो आपको ये समझाना चाहिए हमें कि हमें मूड फुड़ैया आदमी चाहिए, इसका आशय क्या है, थोड़ा हम समझ लें ना, भाषा की दृष्टि से हमारी समृद्धता हो जाएगी। एक दूसरा आपसे ये जानना चाहते थे हम, भाई आपकी पार्टी ने मान लिया क्या कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा पाना कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और बाकी सारे विपक्ष के बस की नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री तो उन्हें रहना है। तो अब उन्हें कैसे निपटाएंगे? तो भूपेश बघेल सांसद के तौर पर जाएंगे, लठ लेके जाएंगे, तो उनका इंतजाम कर देंगे। तो थोड़ा इन 2 विषयों पर भी तो बता दो ना राधिका जी, थोड़ा ज्ञानवर्धन होना चाहिए। आप जैसा इतना बड़ा प्रवक्ता आया हुआ है तो थोड़ा ज्ञान बढ़ना चाहिए हमारा। जी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़िया भाषा आजकल सीख रही हूँ, इतनी अच्छे से नहीं जानती, तो जितना मेरा समझ में आई बात कि मुंह तोड़ जवाब देने वाला, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल मोदी जी बहुत परेशान रहे कि किस तरीके से भूपेश बघेल जी ने 5 साल छत्तीसगढ़ की सेवा करी, कि उसके बाद उनको एक झूठ का जंजाल यहाँ पे बनाना पड़ा और यहाँ की जनता को झूठी बातें देकर पेश कर यहाँ पे सरकार बना के गए। पर जनता ने 3 महीने में देख लिया कि जैसे मैंने कहा 500 रुपए का सिलेंडर का झूठा वादा दिया, नहीं मिला। राधिका जी, कैसे कमाल की बात है, आप 5 साल सरकार चला लिए, हम पूछते रह गए वो शराबबंदी आपने बोली थी 5 साल में ना कर सके, और अब विष्णुदेव साई जी से पूछ रहे वो 3 महीने हो गए सरकार को, वो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। जब आपकी सरकार थी हम सवाल करते तो आप बोलते थे भाई सरकार 5 साल के लिए है, 5 साल में हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता 1,17,000 या 37,000 लोगों को 5वें साल में मिला। तो उस समय राधिका जी बता दी कि 5 साल के लिए सरकार है, अभी 3 महीने में बड़ा आपको इंतजार हो रहा है। राधिका जी क्या बात है? 3 महीने में इसलिए इंतजार हो रहा है क्योंकि ये तो मोदी जी की गारंटी है। मैं विष्णुदेव साय जी से तो कुछ पूछ ही नहीं रही, वो तो महज एक कठपुतली है मोदी जी के हाथ की। और बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री, और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का जो इतने मायनों में सब कुछ, मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़, मैं दिल्ली छोड़ के छत्तीसगढ़ में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ एक महज कठपुतली बन के रह गया मोदी जी की। और मैं मोदी जी की गारंटी गिनवा रही हूँ। गारंटी जो जी जब चुनाव हुए थे, वादे और गारंटी मोदी जी के थे, किसी और का चेहरा पूरे छत्तीसगढ़ में होर्डिंग पे नहीं था। हर जगह मोदी की गारंटी, और मोदी जी स्वयं आके कहते थे मेरी गारंटी है। तो मैं तो मोदी जी से मोदी की गारंटी जानना चाहते हो तो नीलकंठ टेकाम जी, इतने सारे सवाल हैं आपके लिए। गारंटी तो चाइनीज गारंटी है जिसकी कोई वारंटी नहीं होती। अब राधिका जी थोड़ा रुकिए, स्टूडियो में होने का आपको बड़ा लाभ है, पर नीलकंठ जी भी जुड़े हैं भाई बड़ी देर से, उनको भी अपना पक्ष रखने की थोड़ी तो मोहलत दीजिए। तो नीलकंठ जी आप बताएं, एक तो ये भाई लाठी तो जो बात थी ना मुड़ फोड़ने की, एक लोकोक्ति थी। अब इतना बड़ा नेता लोकोक्ति भी नहीं समझ पाता है, ऐसा राधिका जी बता रही हैं। आप समझ पाए क्या? एक तो ये समझाइए। दूसरा आपसे जानना यह है राधिका जी के माध्यम से कि भाई आप अपनी गारंटियां तो पूरी नहीं कर पा रहे, और फिर एक बार वोट चाह रहे, इसलिए हड़बड़ा रहे, इसलिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे। क्या वाकई आपने मान लिया था कि भूपेश बघेल दिल्ली जाएंगे और मोदी जी पर लाठी चलाएंगे? वाकई नीलकंठ जी आपने ऐसा मान लिया है क्या? हिमांशु जी, चरणदास महंत जी को पहले भी हमने मुहावरों में सुना है जी, लेकिन ये जो उनके मुहावरों में इस तरह से सिर फोड़ने जैसी कोई बातें आई है जी, और छत्तीसगढ़ी की जो जानकारी
हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को है, उसमें एक करुता भरी शब्द उनके मुंह से निकला है। जी। और अभी जहां तक के हमारे राधिका मैडम बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आकर के नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी प्रकार की जनभावनाओं को समझते हुए कोई घोषणा या कोई बातें नहीं की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये 70 लाख माताओं को पूछना चाहिए कि उनको महतारी वंदन योजना से लाभ मिला है या नहीं मिला है। जी। इसी कांग्रेस ने 500 रुपया हर महीना देने की बात कही थी और पूरे 5 सालों में उनकी ये मांगे पूरी नहीं। किसानों से पूछना चाहिए कि उनको 2 साल का बोनस और 3100 रुपया प्रति कुंटल का धान जो उनका खरीदा गया है, 145,000 मीट्रिक टन, ये रिकॉर्ड तोड़ जहां पर जो धान पैदा करने वाले किसान है उनको फायदा देने का काम किया गया है। बात हमारे चाहे केंद्रीय नेतृत्व का हो या हमारे राज्य के नेतृत्व का है, भारतीय जनता पार्टी एक मर्यादित पार्टी है। हम अनुशासन में रह करके काम करना जानते हैं और इसलिए केंद्र की भाषा अलग और राज्य की भाषा अलग नहीं होती है। जो भी घोषणाएं की गई थी 3 महीने के भीतर आम जनता के। अरे एक बात बताओ नीलकंठ जी, ये मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले 10-11 साल गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह लिए, इसके बावजूद भी गरीब का बेटा कहकर क्यों संबोधित करते अपने आप को? भाई 20 साल से समृद्धि के चरम पर हैं, सामर्थ्य के चरम पर हैं, 145 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अपने आप को मंच से इतना दीन क्यों प्रस्तुत करना चाहता है कि अगर एक गरीब का बेटा सिर उठाकर चल रहा है तो बर्दाश्त नहीं कर पाया? अरे देश का प्रधानमंत्री 145 करोड़ की आबादी का मुखिया है, वो अगर सिर उठाकर नहीं चलेगा तो कौन सिर उठाकर चलेगा? तो थोड़ा ये समझाओ, ये गरीब का बेटा कहां से आ जाता है बीच में? 145 करोड़ लोगों का जो मुखिया है वो अपने आप को गरीब का बेटा कहकर सहानुभूति क्यों लेना चाहता है? थोड़ा नीलकंठ जी ये बताओ ना। हिमांशु जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती दिनों को हमको याद करना पड़ेगा और उन्होंने जिस शालीनता के साथ और जिस संघर्षशीलता के साथ आज का ये दिन उन्होंने पाया है और उनके अंदर जो एहसास है गरीबी को लेकर के, जो हर क्षण दिखाई देता है, चाहे कोरोना काल में आप देख लीजिए, चाहे फिर मुफ्त में 5 वर्षों तक के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में और अनेकों राज्यों में राशन देने की घोषणा करने की बात तो आप देख लीजिए। सारे के सारे वो पूरे 140 करोड़ जनता को अपने परिवार के रूप में मान करके चल रहे हैं और हम जानते हैं कि भारत देश जो आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, मैं वापस आऊंगा। मेरा सवाल है आपसे कि 145 करोड़ लोगों का जो नेता है वो सिर उठाकर नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? इसमें गरीब का बेटा कहां से आ जाता है? इसका उत्तर खोजिएगा, मैं दोबारा लौटूंगा। पर मैं रुद्र अवस्थी जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं, एक तरफ कांग्रेस के नेता का बयान जिसमें कभी वो बताते हैं कि सिर फोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, इसलिए भूपेश बघेल को चुनना चाहिए, आज वो डिफाल्टर बता रहे हैं। वस्तुतः महंत किसको फोड़वाना चाह रहे हैं, मोदी जी को या बघेल जी को? ये भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। वस्तुतः महंत जी ने चाहा क्या? रुद्र अवस्थी जैसा सुधी पत्रकार समझ पाया क्या किसने क्या चाहा और किसने क्या बताया? थोड़ा रुद्र जी हमें बताएं। अभी सर बातचीत की शुरुआत हुई है तो लोकोक्तियों और मुहावरों की बात हो रही थी जी। मुझे लगा हालांकि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसे किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष से न जोड़ा जाए, मेरा अनुरोध है ये। लेकिन एक कहा जाता है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और यहाँ तो मुझे लगता है कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गई, ये स्थिति है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस भी एक लोकोक्ति है और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, ये भी दोहा भी है जी। अगर उसको इन सब चीजों को, ये जो लोकोक्तियां मुहावरे और दोहे हैं जी, उनको छत्तीसगढ़ की इस राजनीति में जो अभी चर्चा चल रही है, जो मुद्दा अभी चर्चित है, प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात कही उसके बाद से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से इसके अंदर ऐसा भी निकाला जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो
एक खेमेबाजी की, नेताओं के बीच आपसी रस्साकसी की जो खबरें आती है, उससे भी इसको अगर जोड़ा जाए तो गलत नहीं होगा। पर मैं रुद्रप्रसाद जी थोड़ा व्यापक ले जाना चाहता हूं। अतीत में ये देखा गया है कि कांग्रेस के नेता के मुंह से अगर कुछ निकल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी उसको पकड़ते हैं, उस एक लाइन को पकड़ते हैं, उस एक बिंदु को पकड़ते हैं। सोनिया गांधी जी ने कभी कह दिया मौत का सौदागर, उसे पकड़ लिया और ये बताया जाता है कि देखो ये बड़ा विषय बन गया, जनता की सहानुभूति भाजपा और मोदी जी के साथ आ गई और परिणाम एक तरफा हो गया। क्या आपको लगता है कि इस बार भी वो कोशिश हो रही है, पर वो कोशिश कितनी सफल हो रही है? क्या जनता के बीच ये आके विषय बन पाया है? क्या लोगों में मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति सहानुभूति आ गई है? क्या देख पा रहे हैं आप? या काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार चढ़ाने की कोशिश हो रही है? ये बात तो निश्चित है कि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो जो सबसे अधिक चर्चित बयान है वो यही बयान पिछले जब से डॉक्टर चरणदास महंत ने ये बयान दिए हैं उसके बाद से भाजपा ने एक तरह से उसे इस तरह से उठाया है कि वो हर जिले में, हर मंडल में उन्होंने इसे ले जाने की कोशिश की है अपने कार्यक्रमों के जरिए। और रहा सहा जो अगर बीच में थोड़ी सी वो चीज सुस्त पड़ रही थी उसे कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के जरिए कह दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों की तरफ से ये निश्चित रूप से एक चूक तो होती है कि जिससे वो ऐसा एक शब्द, ऐसा एक विषय भाजपा को दे देते हैं कि वो उसे लेके जमीनी स्तर पर जाते हैं और चर्चा बना देते हैं। असर क्या होगा ये तो निश्चित रूप से हम सब 4 जून का इंतजार करेंगे, क्योंकि इन सब बातों पे अगर देखा जाए तो चर्चा तो होती है, तो उसका चर्चा तो होती है, असर क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो राधिका जी वापस आते हैं भाई, जाने अनजाने में या तो जानकर या अनजाने में महंत जी जो भी बोले, पर आज फिर बोले, आज डिफॉल्टर बता दिए प्रधानमंत्री जी को। ऐसे लोगों के विषय में बात नहीं करता। और 145 करोड़ की आबादी का नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, 3 दशक के बाद जिसके नेतृत्व में पार्टी 2 बार लगातार जनादेश स्पष्ट तौर पर पाने में सफल रही, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्षी भूमिका में जो छत्तीसगढ़ में वो बोल रहे हैं मैं ऐसे पे बात नहीं करता। थोड़ा आप बताएंगे इतनी हिकारत भरी दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी को देखने की वजह क्या है? अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। जब आप ये सवाल पूछ रहे थे मुझसे तो मेरे दिमाग में, जहन में जो बात आ रही थी वो आ रही थी कि जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उसके बाद चुन के भी आए हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं उनके लिए क्या क्या बोलते हैं सब जानते हैं, किस तरीके के अपशब्द बोले जाते हैं, उनके बाकी के लीडर्स क्या क्या बोलते हैं, उनके भक्त सोशल मीडिया पे क्या क्या बोलते हैं। तब कोई भी बहुत दुख लगता है मुझे, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं, मैं नेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, कि कोई भी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती। सब हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि महंत जी ने ऐसा कह दिया, मोदी जी के लिए ऐसा हो गया। मोदी जी राजीव गांधी जी के लिए भी क्या क्या बोले हैं, मोदी जी इंदिरा गांधी जी के लिए भी क्या क्या बोले। वो सब लोग जो इस देश की जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाए थे और सबके लिए बोले। और ये छोड़िए, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए इतना बड़ी बात बोल दी थी कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा उस समय की श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके लिए बोल दिया कि वो एक जर्सी गाय और एक कांग्रेस की विधवा। इस तरीके के शब्द जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बहुत दुख होता है। वो उसी चेयर को इंसल्ट करते हैं जिसपे आज वो बैठे हुए हैं, अपने पुराने प्रधानमंत्रियों के बारे में ऐसे शब्द बोलने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने काम पे बात करनी चाहिए। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को भी मोदी जी के काम पे बात करनी चाहिए कि 10 साल में उन्होंने देश को, अन्य प्रदेशों को क्या दिया। जैसे आपने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि मोदी जी बार बार अपने आप को गरीब क्यों बताते हैं, और मैं कल भी उन्होंने कहा मैं गरीब माँ का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि गरीब की थाली में खाना नहीं आता तो क्या होता है। मेरे पास यहाँ कुछ आंकड़े हैं हिमांशु जी। मोदी जी की सरकार बनने से पहले 10 किलो आटा 2013 में 210 रुपए का मिलता था, आज वही आटा 410 रुपए का मिल रहा है मोदी जी के राज में। अरहर दाल जो महज 80 रुपए किलो होती थी आज 210 रुपए किलो है। पेट्रोल और डीजल 66 और 52 के थे जो 97, 90 और दिल्ली आएंगे तो 100 के पार हो चुका है। सरसों का तेल 52 रुपीज से 150 रुपए हो चुका है। देसी घी 300 से 675 हो चुका है। तो अगर ये सच में गरीब इंसान
है, जैसे वो कहते हैं मैं गरीब हूं और मैं गरीब का दर्द समझता हूं, मैं गरीब की थाली में खाना नहीं आता तो उसको समझता हूं, तो आज ये देश की हालत नहीं होती और 2 गुने से ज्यादा दाम बढ़ नहीं गए होते। तो सच्चाई ये है, मोदी जी ना गरीब का हितैषी है ना आदिवासी हितैषी है, वो सिर्फ उद्योगपति हितैषी। अच्छा एक बात बताओ राधिका जी, आपने इतने सारे आंकड़े बताए पर आप भूल गई भाई, भाजपा, केंद्र सरकार और स्वयं नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि इस देश के जो 80 करोड़ लोग हैं ना, उनको अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिल रहा है। तो इसलिए भाई 210 रुपए किलो जो गेहूं का आप बात बता रहे थे, वो गेहूं अब 4100 का हो गया है, आप जो बता रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? 4100 का जिनको देना है, जो गरीब है उसे तो मुफ्त में मिल रहा है, ये सरकार बता रही है। इसमें क्या कहती है राधिका जी? हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसके लिए साधुवाद जी। हमने देश को आगे लेकर जाना है, समृद्ध बनाना है कि उनको मुफ्त का राशन देना है? हमने नौकरी देनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है कि सिर्फ मुफ्त का राशन दे रहा है? अगर मोदी जी ने बेरोजगारी जैसे वो क्लेम करते हैं खत्म कर दी है और 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा और 20 करोड़ जिसका हिसाब बनता है वो दे दिया होता, तो आज मुफ्त का राशन देने की नौबत नहीं आती। क्यों मुफ्त का राशन देना पड़ा? ये राधिका जी का सवाल है जी। नहीं रुकिए तो राधिका जी, इसका उत्तर हमें, अरे राधिका जी आपके इस मौलिक प्रश्न का उत्तर नीलकंठ टेकाम जी से लेने दीजिए ना। तो नीलकंठ जी, राधिका जी ने सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि देश को ले जाना कहां चाहते हैं, लोगों को नौकरी मिले, लोग अपने आप में इतने सक्षम हो कि अनाज खरीद पाए, या लोगों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाए, इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये राधिका जी का सवाल है, आपके पास कोई उत्तर है, आपके पास कोई जवाब है? जी, छत्तीसगढ़ को 2004 के पहले का नजारा देखिए आप जी। जब साप्ताहिक बाजारों में दूसरे राज्यों से चावल का टुकड़ा, जिसको कनकी कहा जाता है जी, उसके ढेर पड़ गए और लोग उसको 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया किलो में खरीद करके खाने के लिए मजबूर हुए। 2004-5 में जब चाउर वाला बाबा डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने जी, उन्होंने बहुत विस्तार से इसका अध्ययन किया और देखा कि जनता के पास अनाज खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 रुपया और 1 रुपया किलो चावल की शुरुआत की थी। और हम सभी जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़, मैं पूरे देश भर की बात पर अभी कोई अपना जानकारी बांटना नहीं चाहूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ को हम शुरू से देख रहे हैं कि 2004-5 के बाद जब यहाँ के लोगों को 1 रुपया 2 रुपया किलो में चावल मिलना चालू हुआ है, तब ही से उनके शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव आया है। तो आज की तारीख में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ राज्य में, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ये जो राशन है ये केवल लोगों के पेट भरने का एक जरिया नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सुरक्षित तरीके से जीने का एक साधन भी बन गया है। और इसका जो फायदा हुआ है, इससे जो बदलाव देखने को मिला हुआ है, उसको कोई गरीब माँ का बेटा ही महसूस कर सकता है। और वो नीलकंठ जी, भावुक बात तो आप बहुत कह रहे हो, पर क्या लोकोक्तियों पे बात चल रही है, तो इस देश में मुफ्त की रोटियां तोड़ना ये भी एक लोकोक्ति है। आपने तो पढ़ी होगी, बहुत पढ़े लिखे आदमी हो आप, तो IAS रहे हो, तो इसको कोई बहुत सम्मान की निगाह से तो नहीं देखा जाता भाई। मुफ्त का राशन, इसे उपलब्धि के तौर पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई म्याद तो होगी, इसकी कोई हद तो होगी। अगर देश आर्थिक महाशक्ति होने जा रहा है और इस देश की आधी से ज्यादा आबादी को मुफ्त के राशन को उपलब्धि के तौर पर बताया जाएगा, तो इस विरोधाभास को नीलकंठ टेकाम किस निगाह से देखते हैं? हिमांशु जी, 2020 में जब कोरोना का मार पड़ा था इस देश में, सारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो पूरी तरीके से जहां थम सी गई थी, और आज लोग धीरे धीरे करके फिर से अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की ओर से, शासन की ओर से, जो कि एक जन कल्याणकारी शासन जो भी होता है, उसका पहला धर्म होता है कि आम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था उपलब्ध कराए। और उसके बावजूद भी आर्थिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि विश्व में हमारा जो रैंकिंग है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के लोक कल्याणकारी शासन
देने के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। ये नीलकंठ जी की दलील है। मुझे आना है आखिरी बातचीत के लिए रुद्र अवस्थी के पास, पर राधिका जी कोई हस्तक्षेप करने जा रही है, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। बहुत अच्छा हुआ रुद्र जी ने बात करी चावल के बारे में। मैं इंतजार कर रही थी कि थोड़ा सा पीडीएस घोटाले पे भी चले जाते, क्योंकि कल मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार के ऊपर करके गए, लेकिन जो पीडीएस घोटाला रमन सिंह जी ने स्वयं माना कि उनकी सरकार में हुआ है, उस पर चर्चा नहीं हुई और आज तक उस पर ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई ईडी पहुंची, ना कोई सीबीआई पहुंची। इन्होंने कहा कि शिक्षा नसीब हुई क्योंकि 1 रुपए 2 रुपए का चावल मिला। कैसी शिक्षा आपके समय में नसीब हुई? जब आपकी सरकार थी आपने तो सबसे ज्यादा स्कूल बंद करने का काम किया, बल्कि बस्तर में भी आपने सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद करने का काम किया। आपने सोचा कि स्कूल बंद कर देंगे, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना आगे जाके कुछ कर पाएंगे, तो सवाल सरकार से पूछ नहीं पाएंगे। और ये बार बार कह रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति उसके बाद मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल विपरीत बात है। मोदी जी कहते कोई आर्थिक संकट आया ही नहीं था जी देश में कोरोना काल में। मैंने पूरे देश को आर्थिक संकट में आने से बचा लिया था, ना नौकरियां गई, भारत एकदम एक स्ट्रॉन्ग था और ये चीज हुई नहीं। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही विपरीत बात बोल दी। मैं फिर इनसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप मोदी जी से दरखास्त करिए, जब वो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे आते हैं, रामलला के ननिहाल में आते हैं, कौशल्या माता के मायके में आते हैं, तो यहाँ के झूठ ना बोले। इतना बड़ा झूठ एक और बोल के गए कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार सिर्फ 8 वनोपज खरीदती थी और आप लोग 100 वनोपज खरीदे, जबकि सच्चाई यह है कि 8 वनोपज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह जी की सरकार में लिए जाते थे और कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 72 वनोपज लेने को कहा, खरीदा। तो मैं आपसे एक दरखास्त करती हूं नेशनल टेलीविजन पे कि अपने नेता मोदी जी को ये बताएं और उनको जो भी स्क्रिप्ट लिख कर देता है सही सही बातें बताएं। सही बात बताएं, ये राधिका जी का कहना है। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए रुद्र जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि 10 साल के शासन के बाद वस्तुतः बातचीत जो होनी चाहिए वो सरकार की उपलब्धियों और नाकामियों पर होनी चाहिए? आने वाले समय में विपक्ष के पास क्या विजन है, इस पर होनी चाहिए? या वर्तमान में जो सरकार है उसे फिर से अवसर मिलता है तो वो आगे क्या करेगी, इस पर होना चाहिए? इसके स्थान पर बात लाठी पर, मूड पर, मुंह तोड़ पर, इस पर जा रही है। क्या कहते हैं आप? मुद्दों के स्तर पर जनता प्रभावित नहीं हो रही, इसलिए भावनाओं में बहाने की कोशिश चल रही है दोनों पक्षों में। जी निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैंने तो करीब कुछ क्षेत्रों में अभी जब घूम के आया हूं, मुझे लगता है लोगों में चुनाव के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है, एक तरह की उदासीनता भी दिखती है। उसके पीछे भी शायद यही वजह होगी कि जो मुद्दे होने चाहिए वो उन मुद्दों पर बात नहीं होती है। उस कार्यक्रम के बाद से जिस तरह से लाठी पर चर्चा हो रही है और आज हम बैठ के यहाँ पर भी इस पर बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सोचा जाना चाहिए कि अभी हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं जी। बीजेपी ने मतलब वादे कितने पूरे किए नहीं किए, मैं इस सवाल पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या यह बात नहीं उठ सकती कि बीजेपी ने क्या बातें कही हैं, क्या क्या पूरे कर दिए? ये बीजेपी की ओर से भी बात विश्वास की, भरोसे की कही जाए। और दूसरी तरफ से कांग्रेस अगर आज यहाँ विरोध में, विपक्ष में है और देश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में चुनाव लड़ रही है, तो उसे भी इस बात को सामने एक बार बताइए, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव में सब कुछ गौण हो गया है? विषय केवल इतना रह गया है, मोदी रहना चाहिए या मोदी जाना चाहिए? कुल मसला इतना ही रह गया है। जी हाँ, अभी आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर लोगों से बात करेंगे तो मुख्य विषय तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। जो ये बात कहे कोई भी कि ये उन्हें रहना चाहिए या कोई ये कहे कि नहीं वो अब बदलना चाहिए, लेकिन उनके ही चारों तरफ इर्द गिर्द होने के कारण से जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल में उनकी तरफ से जो काम किए गए, जो वादे किए गए, वो कितने पूरे हुए नहीं हुए, इस बहाने इस बात की भी चर्चा तो होती है। लेकिन बीच बीच में जो इस तरह के लाठी और मुड़ की बात आ जाती है तो वो भी चीजें कहीं कहीं किनारे हो जाती है और सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ केंद्रित हो जाता है। ये मुझे भी दिखाई देता है। ये मुझे भी दिखाई देता है। अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो ये एक आश्चर्य की बात है, विपक्ष संकल्पबद्ध होकर इस सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश में है, लेकिन वह अपना विषय बना पाने के स्थान पर जैसा नरेंद्र मोदी या भाजपा चाहती है वैसे विषय बना देने का हथियार बन जाता है। अब चरणदास महंत के बयान ने कुल मिलाकर मोदी जी को मनोनुकूल बॉल उपलब्ध करा दिए, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार सीमा रेखा के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई वो बॉल इतनी फिरकी लिए हुए है कि हमें लग रहा है कि सीमा रेखा के पार बॉल जा रही है पर वो स्टंप उखाड़ जा रही है। इसका पता 4 जून को चलेगा, लेकिन इतना तय है
कि इस चुनाव में सबसे बड़ा विषय नरेंद्र मोदी रहना चाहिए या नरेंद्र मोदी नहीं रहना चाहिए, इस पर केंद्रित हुआ जा रहा है। देखें जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चुनावी चर्चा का हिस्सा होने के लिए। समय आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।